डेमोक्रेसी एंड फाइट डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी जो है वो सरकार का वह रूप होता है जिसमें लोगों के द्वारा शासकों को चुना जाता है। दोस्त रन द गवर्नमेंट, जो कि सरकार को चलाते हैं। इफ दे डू नॉट वेल in their administration, people have the power to dissolve them. On the coming election, people did not choose them. people जो लोग जो उनको नहीं चुनते। फॉर एग्जाम्पल पंचायत में जब चुनाव होते हैं, आप प्रधान चुनते होंगे, सरपंच चुनते होंगे। अगर आपके गांव का वो विकास नहीं करता है, उस एरिया का वो विकास नहीं करता है, तो क्या आने वाले इलेक्शंस में आप उसको चुनोगे? नहीं चुनोगे। इस तरह से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुना जा रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जा रहा है, एमपी चुने जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं। अगर वो हमारे एरिया के अंदर या डिफरेंट एरियाज के अंदर वो कार्य नहीं करते हैं, तो सरकार वो लोग नहीं चुनते हैं। सो लोकतंत्र की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ जो है वो रूलर जो चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, और लोग ये देखते हैं कि जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि कार्य अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब देखिए आप डिक्टेटर, मैंने पिछले अध्याय में आपको पढ़ाया था, फिनांसे हैड नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। फिनांसे जो वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि उसमें जो है वो एलएनडी की गवर्नमेंट को, जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, एलएनडी की गवर्नमेंट को उसने उखाड़ा था। कहां पर? दिल्ली में, और वहां पर मिलिट्री शासन उसने स्थापित कर दिया और स्वयं वो देश का राष्ट्रपति बन गया। तो इस तरह की गवर्नमेंट को हम जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि फिनांसे जो है वो लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था। तो ये जो गवर्नमेंट हुई, फिनांसे की जो गवर्नमेंट हुई, वो डिक्टेटरशिप हुई। नंबर सेकंड देखिए, द किंग्स ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरेबिया रूल वी कुड नॉट से डेमोक्रेटिक। हम नेपाल और सऊदी अरेबिया के शासन को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं, बिकॉज पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, बट दे हैपन टू born in the royal family। क्योंकि लोगों ने उनको इसलिए चुना है क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से संबंध रखते हैं। तो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी कैन कॉल्ड मोनार्ची। मोनार्ची में क्या होता है? द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ किंग। किंग की डेथ के बाद कौन बनेगा? उसका बेटा या बेटी प्रिंस या प्रिंसेस बनेगी। तो इसको मोनार्ची कहते हैं। इस तरह के शासन को मोनार्ची कहते हैं, इसको हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं। थर्ड वन इज द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। अब म्यांमार में जो आर्मी के रूलर्स को भी, आर्मी के रूलर जो है वो पीपल के द्वारा नहीं चुने गए हैं, क्योंकि those who happen to be in control of the army become the rulers of the country। वो आर्मी के द्वारा, those who happen to be in control of army, क्योंकि वो आर्मी के कंट्रोल में है, and become the rulers of the country। वो आर्मी के कंट्रोल में रहते हुए देश के क्या बने हैं?
शासक बने हैं, तो दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इस तरह की गवर्नमेंट को भी हम डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते। डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट कौन होती है? जिसमें जो वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और जो स्वयं देश के शासन को चलाते हैं। अब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम देखेंगे। डेमोक्रेसी, अब इस डेफिनेशन से ही हमारी फर्स्ट फीचर बन जाती है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी क्या होती है कि जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स के द्वारा चुने जाते हैं और वो सरकार का शासन चलाते हैं, इस टाइप को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इन ए नंबर सेकंड हमारा है, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जिन प्रतिनिधियों को, जिन रिप्रेजेंटेटिव को लोग चुनते हैं, उन्हीं को ही पावर, उनके पास ही पावर होती है और डिसीजन मेकिंग वो ही करते हैं। डिसीजन मेकिंग वो ही करते हैं। इसका पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। और पावर का यूज किसके लिए करते हैं? वो डिसीजन मेकिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है। पर देखिए अब पाकिस्तान में क्या हुआ था? इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ हैड ए मिलिट्री coup अक्टूबर 1990। अक्टूबर 1990 में क्या हुआ था? परवेज मुशर्रफ ने जो वो एक मिलिट्री coup किया था, मतलब सैनिक विद्रोह किया था। और उसने क्या किया कि पाकिस्तान की जो लोकतंत्र शासन था उसके ऊपर उसको उखाड़ फेंका, ओवरथ्रू और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो वो ओवरथ्रू कर दिया। ठीक है। एंड डिक्लेयर द चीफ एग्जीक्यूटिव, और उसने अपने आप को देश का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। लेटर ऑन ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन, और उसके बाद उसने अपने डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। देश का प्रेसिडेंट अपने आप को घोषित कर दिया। एंड इन 2002 ही हैड ए रिफरेंडम। रिफरेंडम क्या होता है? रिफरेंडम का मतलब होता है ओपिनियन ऑफ द पीपल, जनमत संग्रह। तो कहता है कि इन 2002 ही हैड ए रिफरेंडम, उसने एक जनमत संग्रह किया और उस दौरान ही ग्रांटेड हिम 5 ईयर एक्सटेंशन, और अपनी राष्ट्रपति शासन को के लिए उसने 5 वर्ष का एक्सटेंशन ले लिया। 5 वर्ष का एक्सटेंशन ले लिया। अब देखिए इस चीज का विरोध किया। इस चीज का किसने विरोध किया? पाकिस्तान मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज। द रिफरेंडम was based on fraud and malpractice। तो ये जो रिफरेंडम था, ये जो जनमत संग्रह था, रिफरेंडम था, इसका पाकिस्तान मीडिया ने, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने और डेमोक्रेसी एक्टिविटीज ने जो वो इस रिफरेंडम का विरोध किया, क्योंकि इट वाज बेस्ड ऑन फ्रॉड एंड मालप्रैक्टिस। ये फ्रॉड और मालप्रैक्टिस के ऊपर आधारित था। इन अगस्त 2002 issued legal framework order and amended the constitution। अब क्या कहता है? इन अगस्त 2002 में उसने क्या किया कि लीगल
dismiss the national and provincial assembly. वो national और provincial assembly को dismiss कर सकता था. And the work of civilian cabinet is supervised by NSC. NSC क्या हुआ? National Security Council. तो कैबिनेट जो सिविलियन जो कैबिनेट थी वो पूर्णतः उसके ऊपर पूर्ण सुपरविजन किसका था? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, विच इज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर. और उस के ऊपर पूर्णतः मिलिट्री ऑफिसर का प्रभुत्व था. मिलिट्री ऑफिसर का प्रभुत्व उसमें मिलिट्री ऑफिसर का प्रभुत्व उसके ऊपर था. आफ्टर पासिंग दिस लॉ, जब ये लॉ पास हो गया, इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली. अब इलेक्शन होते हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के, और उसके अंदर वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं हैव गिवन सम पावर्स. उनको कुछ ही पावर मिलती है. ध्यान से सुनिए, उनको कुछ ही पावर मिलती है, बट फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर. और मैक्सिमम पावर किसके पास रहती है? मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल परवेज मुशर्रफ. जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर रहती है. हालांकि प्रतिनिधियों को पीपुल्स के द्वारा चुना गया है, लेकिन पावर किसके पास रहती है? मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल परवेज मुशर्रफ के पास. तो इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी और नॉबल गवर्नमेंट. इस तरह की हम सरकार को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते. इस तरह से एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं. डेमोक्रेसी मस्ट, थर्ड फीचर इसकी हमारी है, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन. तो डेमोक्रेसी जो होती है, कहता है बेटा कि फ्री और फेयर इलेक्शन के ऊपर आधारित होनी चाहिए. इलेक्शन में जो किस तरह की कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए. वो कैसे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ? तो किसी तरह का हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए. तो कहता है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोस करंटली पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉसिंग. जिसमें जो वर्तमान सरकार है उसको भी हारने का चांस होने. अब देखिए, इस वक्त इस टाइम में वो सेंटर में बीजेपी की सरकार है, और इससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी, और इससे पहले जो वो 10 साल तक मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री रहे, इनकी कांग्रेस की सरकार थी. ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन इस तरह से फेयर होना चाहिए कि जो वर्तमान में जो सरकार शासन कर रही हो उसको भी डर होना चाहिए कि हमें चुनाव में जो वो हार मिल सकती है. तो इस तरह से फेयर होना चाहिए इलेक्शन में. लेकिन चाइना में क्या होता है बेटा? चाइना में क्या होता है? इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड. इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट. रेगुलर इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए. वहां पर मेन पार्टी कौन है? नेशनल पीपल कांग्रेस. नेशनल पीपल कांग्रेस पार्टी वहां पर, नेशनल पीपल कांग्रेस पार्टी वहां पर है. और इट है नेशनल पीपल काउंसिल हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. और प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का भी उसको अधिकार है. इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स. और इसके कितने मेंबर्स हैं? 3000. ध्यान से सुनिए कि नेशनल पीपल काउंसिल के जो कि चाइना में एक पार्टी है, उसके कितने मेंबर्स हैं? 3000 इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना. सारे चाइना के अंदर से जो वो 3000 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं. ठीक है, सब मेंबर्स इलेक्टेड बाय द आर्मी. उनमें से कुछ मेंबर जो वो आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. बिफोर contesting election, a candidate needs the approval of the CCP. CCP क्या हुआ? Chinese Communist Party. CCP का मतलब क्या हुआ?
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो वहां पर मेन जो पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उससे अप्रूवल लेना जरूरी है, जो कि भारत में नहीं, मतलब जो कि डेमोक्रेसी के विरुद्ध है। इट वर allowed to contest election held 2002 and 3। तो जब 2002 और 2003 में जब इलेक्शन हुए थे तो चाइनीज के कैंडिडेट को चुनाव लड़ने से पहले तो वो सीसीपी मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का से अप्रूव करवाना पड़ता था। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और वहां पर एक ही दल है और हमेशा जो वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। इस तरह बेटा देखिए, सिंस 1930 मैक्सिको हैड इलेक्शन एवरी 6 ईयर। हर 6 वर्षों के अंतराल में मैक्सिको में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए होते हैं, बट अंटिल 2000 PRI won the election। 2000 तक जो वो PRI पार्टी इलेक्शन जीती थी। तो PRI की फुल फॉर्म क्या है? PRI की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो यही पार्टी जो वो 2000 तक जीती आई थी। अपोजिशन नेवर मैनेज्ड टू विन, अपोजिशन जो कभी जीत पाई, बिकॉज PRI was known to use many dirty tricks to win the election। PRI ने इलेक्शन को जीतने के लिए बहुत ही गंदे तरीके अपनाए। वो तरीके क्या थे? देखिए, all those who were employed in government service, जो गवर्नमेंट सर्विस में थे, had to attend its party meeting। तो उन एम्प्लॉइज को PRI की मीटिंग को अटेंड करना पड़ता था, क्योंकि मेन पार्टी कौन थी मैक्सिको में? PRI। ठीक है। सेकेंडली, टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज्ड टू फोर्स द पेरेंट्स टू वोट फॉर PRI। और जो अध्यापक सरकारी स्कूलों में पढ़ाते थे उन्हें ये फोर्स किया जाता था कि बच्चों के अभिभावकों को PRI के कैंडिडेट्स को वोट देने के लिए बाध्य करो, फोर्स करो। तीसरी बात क्या करते थे? समटाइम्स पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट टाइम। और लास्ट टाइम में जो पोलिंग बूथ है उनको शिफ्ट कर दिया जाता था। तो इस तरह की डर्टी ट्रिक्स जो वो PRI बनाती थी चुनाव को जीतने के लिए। इस तरह से 2000 तक जो वो PRI जो वो इलेक्शन जीतती रही और अपोजिशन जो वो कभी भी जीत नहीं पाई। फोर्थ हमारी पिक्चर डेमोक्रेसी की है। इन डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही वोट देगा और उसके वोट की सेम वैल्यू। ठीक है। और वोट कौन व्यक्ति देगा? जिसकी एज, जैसे भारत में रखी एज 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक जो जिसकी उम्र हो तो अडल्ट गिना जाएगा और उसको जो है वो वोट देने का अधिकार होगा। भारत के अंदर अडल्ट फ्रैंचाइज को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक जो भी व्यक्ति होगा उसको वोट देने का अधिकार होगा। देखिए, लेकिन देखिए आप देखिए, इन सऊदी अरबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। अभी भी सऊदी अरबिया में ऐसा है कि वुमेन को वोट देने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है। इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। अब देखिए सेकंड, एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच ए वे। एस्टोनिया ने जो कंट्री जो है उसने अपने नागरिकता के नियम को इस तरह से बनाया गया है, इस नियम को बनाया गया है इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन मिनोरिटी। अगर उसमें रशियन मिनोरिटी के लोग होंगे, फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। तो वहां पर वो वोट देने के अधिकार को बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं। इट
against the democracy. It is against the feature number 4. Next, in Fiji, ये फिजी जो एक कंट्री है, it is located near Australia और न्यूजीलैंड. तो in Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. तो वहाँ पर इंडियन लोग रहते हैं फिजी में, तो जो फिजी के लोग, जो वास्तविक जो वहाँ के जो रहने वाले फिजी लोग हैं, उनके वोट की वैल्यू इंडियन फिजी के वोट की वैल्यू से भिन्न है. दैट इज अगेंस्ट द फीचर नंबर 4. इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा फिफ्थ डेफिनेशन. ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स set by constitutional law and citizens rights. तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के साथ चलती है. तो संविधान के जो कानून बनाए गए हैं उस कानूनों के अनुसार वो चलती है. ठीक है. अब देखिए, लेकिन जिम्बाब्वे में क्या होता था? in 1980 जिम्बाब्वे गोट फ्रीडम, जिम्बाब्वे जो कंट्री है वो 1980 में स्वतंत्र हुई थी फ्रॉम व्हाइट मिनॉरिटी रूल. व्हाइट मिनॉरिटी से वो ये स्वतंत्र हुई थी. सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जानु-पीएफ पार्टी. जानु-पीएफ पार्टी का वहां पर शासन है. जब से वो स्वतंत्र हुई है वहां पर किसका शासन है? जानु-पीएफ पार्टी का शासन है. दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल. जिसने कि जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता दिलवाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया. इस लीडर रॉबर्ट मुगाबे who has been ruling the country. तो इसके जो लीडर है रॉबर्ट मुगाबे has been ruling the country. इसका शासन रहा था since independence. इलेक्शन है और स्वतंत्रता के बाद जब यहाँ पे इलेक्शन हुए रेगुलरली एंड ऑलवेज बोन बाय जानु-पीएफ. तो कौन पार्टी विजय हुई? जानु-पीएफ. इसका लीडर कौन था? मुगाबे, रॉबर्ट मुगाबे. तो स्टूडेंट्स, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे एंड he is very popular. वो बहुत ही पॉपुलर. he became so popular that वो इतना पॉपुलर बन गया that he uses the unfair practice in elections. और जब भी इलेक्शन हुए तो इलेक्शन को जीतने के लिए उसने जो वो unfair practice को वो अपनाया. ठीक है. he changed constitution after boom the election. he changed constitution. उसने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया. मेरी टाइम बहुत बार जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया. ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ? टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. क्योंकि वो स्वयं प्रेसिडेंट था तो उसने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया. ठीक है. एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल. और अपने लिए लेस अकाउंटेबल बनाया, मतलब कम जिम्मेदार बनाया. When the public, जब पब्लिक ने इसका विरोध किया, प्रेस ने इसका विरोध किया, when the public, press, media, radio, television protest him, जब उसका विरोध किया इसलिए ने, तो he declared public protest illegal. उसने क्या किया? पब्लिक प्रोटेस्ट को इलीगल घोषित कर दिया. क्योंकि he became so popular. He was in power and TV, press, media controlled by him. और TV है, प्रेस है, मीडिया है, कंट्रोल बाय उसके ऊपर उसका नियंत्रण था. उसके ऊपर उसने पूरा नियंत्रण कर दिया. कई तरह की उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी. तो क्या इस तरह की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं. तो डेमोक्रेटिक की जो
जो फर्स्ट फीचर है कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुज इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स, कि संवैधानिक कानूनों के अनुसार शासन होना चाहिए। तो इट इज अगेंस्ट, जो कि जिम्बाब्वे में जो प्रेसिडेंट मुगबे ने किया था, इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक और ऑफ गवर्नमेंट। तो बेटा ये थी हमारी व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। ये था मेरा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। ओके।